नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण। उसका शीर्षक भी महाभोज ही है। यह महाभोज से संबंधित तीसरा वीडियो है। पूर्व के दो वीडियो में हमने देखा कि सरोहा गांव में विशेषर की मृत्यु हो जाती है, या ये कहें कि उसकी हत्या कर दी जाती है। वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब और पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू दोनों ही इस मृत्यु से अपने अपने हितों को साधने में लगे हैं, या अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति करके। दास साहब का विस्तृत वर्णन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। सुकुल बाबू का व्यक्तित्व कैसा है इसको भी देखा था। अब सुकुल बाबू की क्या तैयारियां हैं, इससे आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करेंगे। आज सारे दिन सुकुल बाबू अपनी गोटियां ही बिठाते रहे। शाम के भाषण में कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए थे। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार कैसे आंख फेरेंगे और आखिर क्यों फेरेंगे? विशु सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा था। वे विशु की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे? जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेगा। कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में तो बज ही जाएगा। यानी पार्टी का भला हो ना हो, किसी का भला हो ना हो, उनका तो हो ही जाएगा। एकाएक उनका मन विशु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर है अब, जोरावर हुड़दंग न मचवा दे। एकदम उजड्डा आदमी है, बीहड़। पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थर्राता है उससे। सरपंच भी तो उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़ झाले के रंग जमाने को मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। बहाकर ले जाने का मतलब अब वे खूब अच्छी तरह समझ गए हैं, और बहाव की ताकत भी है ना। देखो, जब भी जैसे गांव में भी अगर सरपंची का चुनाव होता है, ये तो बड़ा चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, जो जिसके प्रति लास्ट टाइम पे हवा बन जाती है ना, वही कैंडिडेट जीत जाता है। कुछ अर्से पहले जो आया था वह बहाव ही तो था। बहाव नहीं, बवंडर। एक जोरदार बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग धड़ाधड़ नीचे जा गिरे। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाईं। उसके बाद से तो जैसे देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया। आंध्र में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर ने इतिहास बदला तो ये बवंडर भूगोल बदलने में लगे हैं। और यदि वे बवंडर ले आए तो वह शायद उनकी किस्मत बदल देगा। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा पहुंच जाएं, फिर वहां बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे। जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर उन्हें काफी भरोसा है सुकुल बाबू को। फिर 70 दरार वाली खोखली नींव पर खड़े इस मंत्रिमंडल को, यानी मंत्रिमंडल को गिराना यूं भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोग जरा सा साथ दें तो बाएं हाथ का खेल है यह उनके लिए। सुकुल बाबू के भाषण की सूचना से गांव में तनाव भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना अजीब मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक विशु की लाश गांव में रही, बड़ी खलबली मची रही। वहां भीड़ और बातें। जितने मुंह उतने अनुमान। किसने मारा विशु को, कैसे मारा, शरीर पर कहीं भी तो चोट या प्रहार का कोई निशाना नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहां लाठी फावड़े या सीधे बंदूक से मरने मारने का रिवाज हो, वहां ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा कर रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चुस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं थे अभी। अभी तक इधर खबर पहुंची और तुरंत ही थानेदार साहब अपने कांस्टेबलों को लेकर मौके पर हाजिर। न जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी, विशु की पूरी जन्म पत्री खुली। कब इसने क्या कहा, क्या किया, इसकी दोस्ती, इसकी दुश्मनी, इसके मिलने जुलने वाले जिंदगी की पूरी डायरी। शायद विशु कभी नहीं लिखता, पुलिस लिखकर ले गई। लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहां। तनाव भरा सन्नाटा।
गांव के पूर्व में एक बड़ा सा अखाड़ा है जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं। रात दिन दंड पेलना, लाठी भांजना, मुगदर घुमाना, कुश्ती करना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए लोग कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते। यह अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का स्रोत भी। इसी अखाड़े की आबादी जब अपनी तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव के गली बाजारों में उतर आती है तो सारे गांव वालों को सांप सूंघ जाता है और सबकी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही विष की लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, यानी पोस्टमार्टम के लिए, अखाड़े के ये लठैत गश्त लगाने लगे गांव में। उसके बाद लोगों के मुंह से आहें भली निकलती रही हों, पर बात नहीं निकली। विशु के मारने का तरीका चाहे न समझ में आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी और कारण भी, पर केवल मन में। बयान के समय भी जवान पर कोई नहीं लाया, विशु का बाप भी नहीं। लेकिन आज दोपहर से ही गांव एक नई चहल पहल से भर गया है। भौंपू लगी जीप गली गली गुहराती फिर रही है। आज शाम 6 बजे हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त श्री शुक्ल बाबू आप लोगों से बातचीत करने आएंगे। विशेषर की मौत सरासर जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए और शुक्ल बाबू की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर विशु की मौत का जवाब तलब कीजिए। शाम 6 बजे। लग रहा था जैसे विशु हीरा का बेटा नहीं, शुक्ल बाबू का अपना बेटा है और उसकी मौत का दुख उनका अपना दुख है, जिसे बांटने के लिए वे गांव वालों से याचना कर रहे हैं। 4 बजे तक गांव एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तख्त जोड़कर मंच बना दिया गया। मंच पर गद्दा बिछ गया, गांव तकिए लग गए। बस उस पर विराजने के लिए शुक्ल बाबू की काया की प्रतीक्षा है। कोई 100-150 नए चेहरे भी गांव में उतर आए हैं। जोरावर की ओर से कोई गड़बड़ी हो तो बचाव करेंगे, नहीं तो मजमे की संख्या ही बढ़ाएंगे। कल के अखबारों में यह तो छप सकेगा कि शुक्ल बाबू का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आज कुर्सी पर नहीं है तो इससे क्या, कोई मामूली हस्ती तो नहीं है शुक्ल बाबू। गांव की मायूसी से मुरझाए बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें मेले जैसा मजा आ गया है। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भोंपू बनाकर खुद चिल्लाते फिर रहे हैं। यह मौका गमी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो एक शगल हो गया। ठीक 6 बजे शुक्ल बाबू की एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। समय के पाबंद हैं शुक्ल बाबू। 2 गाड़ियां और भी आईं और 3 जीप। सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत के लिए पहले से ही तैयार हैं कुछ लोग, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से ही हुआ है। मालाबाजी एकदम नहीं। मौका गम का जो है, इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग मंच पर चढ़े। शुक्ल बाबू की चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है और कुछ आज का मातमी मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों की संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ के विस्तार को अपने में समेटा। मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनकी बात लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से ही पड़े। मन ही मन उन्होंने उंगली पे पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूके चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। अब देखिए, ये मत चूके चौहान, जब से नीरज जब से भाला फेंक कर गोल्ड मेडल लाए हैं ना ओलंपिक में, तब से ये वापस उसमें आ गया चर्चा में। नहीं तो देखिए, मनु भंडारी से लेके सब लोगों ने इस राजस्थानी मुहावरे को को प्रयोग किया है ना। 4 बांस 64 अंगुल ऊपर चढ़े निशान, ऐसे करके है ना। और मत चूके चौहान जो पृथ्वीराज को संबोधित करके चंद्रवरदाई ने बोला था, बस वही है। बोलते अच्छा है शुक्ल बाबू, विरोधी को काटने में माहिर। मतलब इस मुहावरे का तात्पर्य यही है कि जब मौका मिले उस समय मत चूको। बस गला साफ करके आवाज को साध कर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ।
दुख तो आप लोगों पर इससे पहले भी पड़ा था और इससे कहीं अधिक बड़ा दुख था वह। दुख शब्द तो शायद हल्का है उसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो तिल मिला गया था भीतर ही भीतर, और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्षणिक विश्राम। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था यह? प्रश्नवाचक चिन्ह है। पर शायद था, तभी तो जिंदा जला दिए गए, और जिन्होंने जलाया उन पर कोई उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे विशु ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया उसे। अब होगी किसी की हिम्मत जो चुप भी कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस गवाही लेने आई तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बात कह दें। जानते हैं सच बोलते ही गला दबा दिया जाएगा, और जहां सच का ही गला दबता हो वहां न्याय की उम्मीद की जा सकती है। भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए शुक्ल बाबू ने मजमे की ओर देखा, पर मजमा चुप बैठा था। सू ने सपाट चेहरे लिए। शुक्ल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। अरे बयान लेने का नाटक तो हो ही गया, और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हाल में। और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों के वोट भी चाहिए और पैसा भी। इसीलिए अभी उनकी हर ज्यादती पर, हर अन्याय पर पर्दा डाल दिया जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन करेगा? पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास हो गया होगा आपको कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए कौन आएगा? शुक्ल बाबू ने तैश में लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच उछाल दिया, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनके बात की या उनके नाम के नारे ही लग जाएं, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बस एक कोने से बड़ी रियायती सी आवाज आई, का बताई हमारा दुख मुला कोई नहीं जानता। कि तभी बगल में खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को जमीन पर ठोका तो वह रियायती आवाज भी डूब गई। तब शुक्ल बाबू ने आवाज को और भी ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है, और कुर्सियों का तकाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को गोलमोल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत की खाद पर ही कुर्सी के पाए अच्छी तरह जमते हैं। मजमे में एक सिरे पर जहां नए नए चेहरे वाले लोग बैठे हुए थे, तालियां बजने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए। उस जरा से शोर के लिए शुक्ल बाबू ने ऐसे कहा जैसे भारी शोर मच रहा हो, और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूं कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूं, मुझसे भला कैसा डर? हरी जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बैठाया, और आप कुर्सी पर बैठकर आपने जो कुछ किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफेद को काला और काले को सफेद करने में लगे हो? क्षणिक विश्राम। इस हारे हुए शुक्लवा से डरने की कोई जरूरत नहीं, पर भगवान से जरूर डरो। इन बेजुबान बेगुनाहों पर इतने जोर जुल्म मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो शुक्ल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज में तेजी आ गई। मैं मानता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलत नहीं करती। इस सरकार ने आपके सुख शांति उन्नति समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए। हम आश्वस्त हुए क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि सरकार के हाथों आपका भला ही होना है तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कार्य में दास साहब का सहयोगी न बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूं, पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के इस जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, इतना गया गुजरा भी नहीं हूं। क्षणिक विश्राम। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे, तो उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को? शुक्ल बाबू सिचपिटाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया तैश के साथ, खड़ा हुआ हूं आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, विशु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल विशु की मौत की नहीं, यह आप लोगों के जिंदा रहने का सवाल है।
अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक विसु की नहीं, आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथ बेच दिया गया है और यही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुल्म ने अपने लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं लगा आपकी यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ा होगा, यहाँ पर गलत प्रिंट है, इसलिए मैं यहाँ लड़ा आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ा। आप लोग साथ देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी। सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने में नारे लगने लगे। बाकी लोग नारा लगाने के बजाय नारा लगाने वालों को देखते रहे और लठधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठटखटाते रहे। पर मजमे में अब काफी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पहले की तरह सूने सपाट नहीं रह गए। सुकुल बाबू ने आवाज और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराजगी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ? 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रहा हूँ, हक है आप लोगों का मुझ पर, और अब हक अदायगी का अवसर आया है तो यह सुकुलबा चूकेगा नहीं। चूके तो जूते मारिएगा मेरे मुंह पर। क्षणिक विश्राम। मुझे दा साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, विसु को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ नहीं आई, उससे पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे और धांधली, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुकुल बाबू जिंदाबाद। तो ये पूरा आपने राजनीतिक सभा का दृश्य देखा। आप में से बहुत लोगों ने इस तरीके के भाषणों वाली सभाएं अटेंड करी होंगी, तो आप जानते हैं कि नेता किसी के विश्वास के पात्र नहीं होते। कोई भी जनता के लिए काम नहीं करता है, सब अपने अपने हित साधने के लिए कार्य करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां आई भारत देश में जो सीधे जिन्होंने एक तरीके से लोक आंदोलनों का सहारा लिया और दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच गई, लेकिन अंत में जब आया तो कहीं ना कहीं वो अपना ही भला कर रहे थे। देश से, जनता से, हमसे, आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि वर्तमान में चारों तरफ एक तरीके से, क्योंकि हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन जब भी हमें पुलिस, मुकदमा या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, कोर्ट कचहरी, तो हमें अपनी न्याय व्यवस्था, अपने प्रशासन, और ये लगने लगता है क्या वोट हमने सही व्यक्ति को दिया है। शिक्षा विभाग की अभी जो हालत है, जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, जिस तरीके से जो टीचर्स बच्चों के साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, भले ही वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए उठा रहे हो या किसी भी उसमें, उनको कैसे दबाया धमकाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कोई ज़्यादा ही अगर बात न माने तो ये इन पे उसके कोशिश की जाती है कि उसका इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें इतना तो समझ जाना चाहिए कि कोई भी पार्टी हमारे हित में कार्य, जनता के हित में तो कार्य नहीं कर रही। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। कुछ व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उन्हें ये स्वार्थी लोग करने नहीं देते। इसीलिए, क्योंकि यह इतने वर्षों पूर्व लिखा हुआ जो महाभोज है, वर्तमान में हमारे उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है ताकि हम इस चीज़ को समझें। कोई भी रचना यूं ही नहीं लगा दी जाती। जब नए सिलेबस बदलते हैं तो जो रचना अपनी प्रासंगिकता खो चुकी होती है उसे हटा के नई नई रचनाएं जोड़ी जाती हैं, तो किसी कारण विशेष से जोड़ी जाती हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा अन्य रचनाओं के लिए। इसके अलावा हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा चैनल है हिंदी नेट शाला, उसकी प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलती हूँ पुनः इसके आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।